डॉक्टर टीना कपमा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। आप सलाहकार हैं एमएसएमई भारत सरकार की। और सुजाता पॉल जी हमारे साथ हैं और ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बहुत ही प्रखर वक्ता, बुलंद आवाज़ है आपकी। शुरुआत टीना जी आप ही से कर लेते हैं क्योंकि एमएसएमई का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो स्टार्टअप की बात जब होती है, किस तरीके से आप लोग महिलाओं को आगे हेल्प कर रहे हैं, बूस्टअप कर रहे हैं, उनको स्टार्टअप के लिए कैसे आप मोटिवेट कर रहे हैं? फॉर्चुनेटली थैंक यू। पहली बात तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को उत्तराखंड में लाने के लिए सॉरी आई वाज सो एक्साइटेड सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी आईटीवी का, जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म इससे पहले दिल्ली में किया और उसके बाद ये उत्तराखंड में आया। उत्तराखंड में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन कमेंडेबल है। मैंने उत्तराखंड की महिलाओं को जो यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं या समाज कामों को कर रही हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है। और पहाड़ों में जाके जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पैर भी दुखते हैं और सिर भी दर्दता है, लेकिन फिर भी महिलाएं काम कर रही हैं। उत्तराखंड में इस तरह का प्लेटफॉर्म was much needed beyond politics, and I appreciate efforts of ITV and Yashwant Rana ji and other people of ITV. MSME में लकीली मेरा ये दूसरा टेन्योर है। मैं मिस्टर गडकरी जब MSME के मिनिस्टर थे, मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया और अभी मेरे जो मिनिस्टर हैं वो नारायण राणे हैं और दोनों ही विजनरी लीडर्स हैं। मुझे उनके साथ काम करके बहुत खूबसूरत कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काम करने की प्रेरणा मिली और अभी करीब 15 स्टेट में देख रही हूँ देश भर में। एमएसएमई में अच्छी बात यह है कि कोलैटरल फ्री लोन्स हैं आपके लिए करीब 2 करोड़ रुपए तक। मुझे लगता है कि बहुत इजी एक्सेस है। इनफैक्ट मैं फ़ोन पे भी दिखाना चाहूँगी कि एमएसएमई की इन्फॉर्मेशन अब पैसाबाजार.com जैसे प्लेटफॉर्म्स भी आपको एक फ़ोन कॉल दे रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बैंक में जाते हैं और हम मुद्रा लोन के लिए धक्के खा रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि करीब 2014 से 2017 तक जब मैं एसोचैम की विमेन फाउंडेशन के डायरेक्टर थी, मैंने यूपी के 17 जो जिला हैं वहाँ पर जब काम किया तो महिलाओं को मुद्रा लोन के पेपर्स भी मालूम थे और उन्हें ये भी मालूम था कि किन संस्था में किन लोगों से जाकर मिले। तो ये जो इस तरह की अफवाहें हैं, मुझे लगता है इन अफवाहों से हमें बचना चाहिए। 900 करोड़ का फंड निर्मला सीतारमन जी ने 1 अप्रैल 2023 से इन्फ्यूज किया है। आप क्रेडिट लाइन के लिए उसको आप कह सकते हैं। एमएसएमई का फंड 2022-2023 में डबल हुआ है। जो 1600 करोड़ का फंड है, इससे पहले 7500 करोड़ का था। 18% जो है वो हिंदुस्तान में विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। सब्सिडी इतनी खूबसूरत है कि मैं खुद, जिसकी बात अभी अभी आप कर रहे थे, टॉप सीक्रेट फ्लावर उसको बोलते हैं, ताजमहल, मैं करीब 1 एकड़ में उसकी खेती कर रही हूँ। मैंने रिसेंटली शुरू किया, हरियाणा सरकार में मेरी लैंड है वहाँ पर, और उसमें आपको 50% सब्सिडी स्टेट से है। बहुत रूरल एरियाज हैं, आंध्रा तेलंगाना जाएंगे आप तो वहाँ 75% 85% तक भी सब्सिडी है। मेरा 75 लाख का प्रोजेक्ट बना और 38 लाख रुपए मुझे 6 महीने के अंदर मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो महिलाएं बात कर रही हैं ताजमहल फूल की, और सबसे ज्यादा अच्छा बिकता है, हर सीजन में बिकता है, मुझे भी किसी ने सेफ प्ले करने के लिए बोला है। थैंक यू। सो ये चीजें बड़ी खूबसूरत हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि मुद्रा लोन स्टैंड अप सिडबी के साथ एमओयू किया हमने। फरवरी की बोर्ड मीटिंग में सिडबी के चेयरमैन थे, हमने सिडबी के साथ एमओयू किया कि सिडबी जमीन तक जाकर महिलाओं को लोन देगा। कहीं कोई हर्डल नहीं है। एमएसएमई सिर्फ टाइप करना है आपको गूगल में, सबके हाथ में फोन है। एमएसएमई टाइप कीजिए, पैसा बाजार और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने हैं, एनबीएफसी लोन्स हैं, आपको वो बता रहे हैं कि कैसे करना है। आपकी हैंड होल्डिंग हो रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम प्राउड ऑफ दिस गवर्नमेंट। बिल्कुल, करने की जिद होनी चाहिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाता है और आपको देखने की। सुजाता दी, आज हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, आज हम आपके संघर्ष की बात करेंगे यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीति में बहुत कम महिलाएं आना चाहती हैं और इस मुकाम पर तो बहुत कम महिलाएं पहुँच पाती हैं। कैसा रहा आपका ये सफ़र? देखिए, मेरा सफ़र जो है वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के साथ चलते हुए हुआ है। मैं एक अध्यापिका रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों में डैबल किया, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ पे मेरे ऊपर कोई बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं था। और जब मैंने देखा कि देश में एक ऐसा माहौल है जिसमें शायद मुझे अब लोगों के सामने आके बोलने की ज़रूरत है, सामाजिक कार्य मैं कर रही थी, उससे आगे आकर मैंने बोलना शुरू किया। क्योंकि मुझे लगता है कि आंकड़े जो हैं वो आंकड़ों का खेल आंकड़ों से ही तोड़ा जाता है, लेकिन जब आंकड़े झूठे हो तो आप लोगों को कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे इस दुनिया को, कैसे बताएंगे अपनी बहनों को कि बहनों सामने आओ, क्योंकि ये देश तुम्हारा, ये राज्य तुम्हारा, ये समय भी तुम्हारा।
कमा रहा है। और इस समय में आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं ने उनको वोट देकर जिताया है, शायद पुरुषों का उनसे मनमुटाव हो चुका है। मगर महिलाएं जो हैं, जब वो समझती हैं ना, उनके अंदर बड़ी सहन शक्ति होती है, बहुत सहती हैं, वो बहुत देर तक सहती हैं। लेकिन जब आंकड़ों के खेल में वो उनको समझ में आ जाता है कहाँ गलत है, तो वो आगे आती हैं। वही महिला मैं हूँ जो आगे आई हूँ ताकि अपनी दुनिया में अपनी बहनों को जागरूक कर सकूँ। ये मेरा मकसद है और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा मकाम हासिल किया। मैं जीवन जी रही हूँ और ईश्वर ने मेरे लिए कुछ कुछ चीज़ें सोची होगी। तो मैं बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, माँ यमुनोत्री, माँ गंगा के आशीर्वाद से आज यहाँ पर बैठी हूँ। तो मुझे लगता है राजनीति में और भी महिलाओं को आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए और हर पार्टी को उन्हें आगे लाने की जरूरत है, क्योंकि ये समय महिलाओं का है। उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है। यहाँ पे तो महिलाओं की बहुत जरूरत है। क्योंकि टीना शर्मा जी, आपका जो करियर शुरू हुआ, यानी बुनियादी चीज़ों से अगर हम शुरू करें तो 12th के बाद ही आपकी शादी हो गई, बहुत कम उम्र में शादी हुई। और उसके बाद शिक्षा आपने किस तरीके से हासिल की? क्योंकि 2 बच्चे होने के बाद भी आप एग्ज़ाम देने के लिए हरिद्वार, दिल्ली हरिद्वार का सफ़र आपको करना पड़ता था। ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा और यहाँ तक आप पहुँची हैं। इत्तेफाक से मैं फॉर्चुनेटली मैं उत्तराखंड की हूँ, क्योंकि मुझे फाइनली समझ में आया कि मुझे पहाड़ और नदियाँ पसंद हैं। तो मुझे लगा कि इससे खूबसूरत क्या होगा। लेकिन हाँ, मेरा करियर कभी शुरू ही नहीं हुआ, मैं आपको सच बताऊँ। ऑनेस्टली मैंने जिस चीज़ में हाथ डाला मेरे हुई नहीं वो। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि 12वीं मैंने की नारी शिल्प मंदिर से, और नारी शिल्प मंदिर यहीं का स्कूल है। मैं बचपन से सरकारी स्कूलों में पढ़ी, पिताजी मेरे BHL में थे। हरिद्वार में मेरा जन्म हुआ और यहाँ मेरा रहना हुआ। 12th हुई, 10th में अच्छे मार्क्स, टॉपर थी मैं कॉलेज की नारी शिल्प मंदिर में। 12th भी मैंने टॉप किया। डिबेट में, डांस में काफ़ी आगे रहती थी, लेकिन घर में सिस्टम नहीं था लड़कियों को पढ़ाने का। एक लड़का ढूंढा गया, दिल्ली में लड़का था। मेरी शादी तय हो गई क्योंकि दादी जी बीमार थी और दादी जी बहुत जल्दी अपनी पोती की शादी देखना चाहती थी। लेकिन देखिए, इत्तेफाक है कि मैंने 95 में 12th किया, मैं अच्छे मार्क्स से मैंने टॉप किया। और 96 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते ही मुझे कह दिया गया कि अब तुम्हारी शादी कर रहे हैं, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं कुछ कुछ काम करती रही, ट्यूशन्स पढ़ाती रही, कुछ कुछ करती रही। 2002 में मेरी शादी हुई और आप विश्वास मानेंगे कि जो 96 में मैंने फर्स्ट ईयर किया था महिला सतीकुंड विद्यालय कनखल से, वो मेरा रेगुलर हुआ था। मैंने 2004 में जाके अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। बच्चे को हाथ में लेकर मैं देहरादून, दिल्ली से बस पकड़ती थी, सुबह यहाँ पहुँचती थी। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, नॉर्मली 2 से 5 के शिफ्ट में। घर पे बच्चा छोड़ के पेपर देने जाती थी और शायद उतना ही पढ़ती थी जितना बस में आप पढ़ लेते हैं, या एक वो पर्ची बनाते हुए पढ़ लेते हैं ना, फटाफट पर्चियाँ बनाते हैं तो याद भी हो जाता है, तो उतना ही मैं कर पाई। फिर मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था। मैं 2008 में चली गई, पति की सपोर्ट मिली मुझे। मेरे हस्बैंड जो है वो इंडियन नेवी से हैं, ससुराल मेरा डिफेंस फोर्सेस से है। पति की सपोर्ट मिली, मैं US गई, मैं फ्लाइंग कर ही, मेरा प्राइवेट पायलट कंप्लीट ही हुआ था। तो करते कराते, क्योंकि 12th के बाद कुछ और हो ही नहीं सकता था, वो ही एक चीज़ थी और मुझे शौक भी था। प्राइवेट पायलट कंप्लीट ही हुआ तो पता चला 2008 से 2012 तक इंडिया और US के एविएशन में रिसेशन था। तो घर वालों ने कहा कि जो 30 लाख रुपए हम वहाँ भर रहे हैं, ये कहीं बच्चों के काम आ जाएंगे, फीस रिवर्स लीजिए। मैं फ्लोरिडा US फ्लाइट सेफ्टी में थी और वापस आ जाइए। मैं वापस आ गई। अब क्या, हाथ में एक बच्चा और वो भी लड़की, और पति ऐसी नौकरी में जो सेल कर रहे हैं, सेलिंग में है, कभी साउथ अफ्रीका है, कभी दुबई है। तो इंडिया में तो 2-2, 3-3 महीने नहीं है, टच में नहीं है। तो कोई आस पड़ोस में कोई रैली अटेंड करने जा रहा था, मैं उनके साथ चली गई। वो मेरा रूटीन बन गया। डेस्टिनी ब्रॉट मी हियर। Then I did my PhD, then I did my MA, then I did everything what I had to do. And today people ask me that, and honestly आप विश्वास नहीं करेंगी, हमारे यहाँ 6 में, हरक सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, 6 में इंग्लिश का ABCD पढ़ते हैं। तो जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था जॉब के लिए, मुझे सॉरी और थैंक यू के अलावा कुछ नहीं आता था। और मैंने घर आकर कहा कि मुझे नहीं पता वो सरदार क्या बोल रहा था, 1200 रुपये मिलेंगे, 10 बजे जाना है, गाजियाबाद से करोल बाग आना था, 10 बजे जाना है, शाम को 6 बजे छुट्टी होगी और 1200 रुपये मिलेंगे, बाकी मुझे कुछ पता नहीं वो सरदार ने इंग्लिश में क्या बोला। तो ये मेरा एक तरह से वो रहा। लेकिन मुझे लगा कि
मैं हमेशा एक ही चीज से ग्रसित थी कि मेरे को मैं क्या करूंगी जिंदगी में, मैं कैसे कमाऊंगी, मैं क्या करूंगी, क्या मैं भी कुछ कर पाऊंगी। लेकिन आज मेरी 2 बेटियां हैं और मैं अपने काम को बखूबी कर रही हूँ। मेरा ये 3रा टेन्योर है सरकार के साथ। मैंने अपने आप को, मुझे लगता है मैंने समाज में काम किया, महिलाओं में काम किया, और जिस चीज की कमी आपके जीवन में रह जाती है वो शायद सबसे पहले आप समाज की पूरी करना चाहते हैं। खलिश दैट इज मन में व्हाट इज रहती माय है, तो आप कॉलिंग। चाहते हैं कि दूसरे लोगों के जीवन में दिन आए। Absolutely. सुजाता जी, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? कब आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए? टर्निंग पॉइंट की अगर आप बात करेंगे, टर्निंग पॉइंट तो हर थोड़े दिन में आ जाता है। क्योंकि अगर आप मेरा सफ़र देखेंगी तो मैं जैसा मैंने आपको बताया, मैं एक टीचर थी और उसके पहले मैं अपने प्लेस लिखती थी, अखबारों में लिखती थी, मैं डायरेक्ट करती थी, अपने प्लेस प्रोड्यूस करती थी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में डैबल करा। टर्निंग पॉइंट की बात अगर करी जाए तो हर फेज़ में अलग कारण होते हैं, और जो टर्निंग पॉइंट आप राजनीति की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि राजनीति में आने के लिए मैंने कोई खास चीज़ सोची हो, कोई प्लानिंग करी हो, ऐसा नहीं था। हुआ ये था कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और मैं लोगों के बीच में रह के काम कर रही थी, लोगों की परेशानियां समझ रही थी, और साथ ही साथ ये देख रही थी कि कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में बहुत कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पाते। उस चीज़ को बाहर निकालने की ज़रूरत है, और इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर मेरे 6.5 लाख फॉलोअर्स हुए। उसके बाद उस पर रोक लगी हुई है तो बढ़ते नहीं हैं, मगर वो ठीक ठाक फॉलोअर्स थे। तो उसमें रिएक्शन बहुत मिला करता था मुझे, और लोग कमेंट्स बहुत करते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत गाली पड़ती है, गाली दो। और मैं आपके इस मंच से ये ज़रूर कहना चाहती हूँ उन सबको कि जितनी गालियाँ देना चाहते हो दे दो, क्योंकि ये जो स्किन है ना, ये बहुत जिसे कहते हैं चमड़ी, बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुकी है। क्योंकि जब आप गाली देते हो तो वो पलट के आपके ऊपर आती है, लेकिन जो बात जनता की है वो जनता की बात हमें ज़रूर करनी है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी अपने सफ़र के बारे में कि ये टर्निंग पॉइंट्स की बातें नहीं है। मुझे जब भी कोई पोजीशन मिली है मैंने हमेशा उसको मना किया है, और पता नहीं लाइफ में शायद आप जिस चीज़ से भागते हैं, पोजीशन से, वो पोजीशन आपको मिल जाती है। लेकिन पोजीशन नहीं भी होती, और आज भी कह रही हूँ, आज भी पोजीशन ले ली जाए तो भी मैं भी काम करूंगी, इसी शिद्दत से करूंगी जिस शिद्दत से आज कर रही हूँ। क्योंकि मेरे नेता जो हैं वो सड़कों पे लड़ रहे हैं, उनके पास कोई पोजीशन नहीं है लेकिन वो लड़ रहे हैं, और वो एग्जाम्पल जो है वो पूरी दुनिया देख रही है, उसको अप्रिशिएट भी कर रही है। हमारे जो विपक्षी गण है वो भी अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे अच्छा एग्जाम्पल तो है नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के बच्चों के लिए, जिन बच्चों के ऊपर लाठियां चाई जाती हैं, जिन बेटियों को उनके अधिकार नहीं मिलते, जिन बेटियों की प्रताड़ना होती है, उत्पीड़न होता है, उनके बारे में अगर कोई ना बोले तो मुझे नहीं लगा कि मुझे इस धरती पर रहने का अधिकार भी है। इस धरती ने मुझे एक जगह दी, एक चांस दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस धरती को अब कुछ अपना, जो उन्होंने मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा है वो कभी नहीं उतारूंगी, लेकिन कुछ रिटर्न तो कर सकती हूँ, समाज को कुछ रिटर्न कर सकती हूँ। तो पॉलिटिक्स में आने के लिए मैं कहूँगी कि टर्निंग पॉइंट अपने आप आया, और मुझे मेरी पार्टी ने अपने से जोड़ा, और आज मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ। आपके साथ बिना किसी पोस्ट के भी मैंने बहुत सारी डिबेट्स करी हैं, आपको याद होगा। तो यही है मेरी कहानी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि आंकड़ों के बारे में अभी टीना जी बहुत बोल रही थी, तो उसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगी। और क्योंकि इन्होंने अपने आंकड़े दिए, मैंने अपने आंकड़े निकाल लिए, और ये आंकड़े इन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं, सरकारी आंकड़े। तो जब ये एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई का जो एनुअल रिपोर्ट है 2021-2022 का, उसके हिसाब से करीबन 6.25 करोड़ जो है एमएसएमईज होते थे, और ये 2017 का डेटा। उसके बाद 7 साल उन्हें डेटा इकट्ठा नहीं करा, मगर कोविड के बाद उसका क्लासिफिकेशन चेंज किया। पहले कुछ और होता था, फिर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस, सबको इंक्लूड कर दिया और बहुत ब्रॉडन कर दिया उसका जो स्कोप था, हॉरोस्कोप भी। तो 250 करोड़ तक आप एमएसएमई में आ जाते हैं, 250 करोड़। अब इनके उदयन पोर्टल का बता रही हूँ, 6.25 करोड़ था, कुछ कम हुआ होगा, लेकिन कम होने के बाद भी अगर आज 2023 में बैठे हैं, और ठीक है सुजाता जी, आज मुझे ये बता लेने दीजिए, तो उदयन पोर्टल क्या कहता है मैं आपको वो बता देती हूँ। उदयन पोर्टल कहता है कि करीबन इनके आंकड़ों के हिसाब से 2 करोड़ हैं, 2 करोड़ एमएसएमई, जिसमें से 1.93 करोड़ मेरे साथियों केवल माइक्रो है,
और अगर आप स्मॉल में जाते हैं तो 5.5 लाख। Wrong information. और I'm so बिल्कुल ये sorry. आपके No, no, आंकड़े no, wrong Zion information. portal के। I can give you No, right no, now no, the don't ठीक है speak in आज between. You आज give इस सेशन को हम media डिबेट में के नहीं उलझाते 50,000 ठीक है सुजाता जी झूठ ये है। जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं वो बेहतर समझते हैं कि क्या चल रहा है बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी को शेयर करने मुझे के लिए clarification का महिला मौका शक्ति जरूर का देना जो- चाहिए था। उदाहरण महिला portal शक्ति का सबको ही देख समय ले। की कमी है माफी के सुजाता जी और Thank you, thank you. टीना जी Thank बहुत you. शुक्रिया आप दोनों का Thank you.